लेक्चर है प्रतिरोध, ठीक है, जिसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? किसी चालक का वह गुण जो उस चालक में प्रवाहित आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। आवेश के प्रवाह का मतलब, अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो इसे मैं कह सकता हूँ विद्युत धारा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बेटा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो किसी चालक का वह गुण जो उस चालक में प्रवाहित आवेश के प्रवाह का क्या करता है बेटा? विरोध करता है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध, यानी कि विद्युत धारा का क्या करता है बेटा? विरोध करता है ना, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम विद्युत प्रतिरोध कहलाता है ना, उसे क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। या कह सकते हैं किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे रोकता है, क्या कहलाता है बेटा? आपका प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसे हम डेनोट करते हैं बेटा आर से, है ना, तो लिख सकते हो आप इसे आर से निरूपित किया जा सकता है ना, या आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला था आर इजकल टू वी अपॉन आई। पीछे पढ़ के आ चुके हो ओम्स लॉ में बेटा, है ना, जहाँ पे आर क्या था? आपका कांस्टेंट था, है ना, पता है ना। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा आर की, आर क्या है आपका? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। वी क्या है आपका? विभव या विभवांतर। और आई क्या है आपकी? धारा, विद्युत धारा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर मैं प्रतिरोध की मात्रक की बात करूँ, मात्रक बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रतिरोध का मात्रक होता है बेटा आपका ओम। क्या होता है? ओम। और ये ग्रीक वर्ड, इससे डेनोट किया जाता है, और इस सिंबल का जो नाम होता है बेटा वो होता है आपका ओमेगा। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है प्रतिरोध के है ना, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है यूनिट कह सकते हैं, मात्रक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? यूनिट, है ना, तो मैं यूनिट बोलूँगा। तो ओम यानी कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है? ओमेगा। अगर मैं दूसरी यूनिट की बात करूँ तो आप बता सकते हो विभवांतर की यूनिट क्या होती है? बताइए। वोल्ट पर करंट की क्या हो जाएगी? एम्पियर। भाई ऊपर वोल्ट है, नीचे धारा है, इसकी क्या होती है? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट हम लोग कह सकते हैं बेटा। और जो बेटा प्रतिरोध जो होता है बेटा वो आपकी कैसी राशि होती है बेटा? अदिश राशि होती है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखना, पूछ लेता है ये अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, इनकी वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो प्रतिरोध है वो कैसी राशि है बेटा? आपकी अदिश राशि है। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ 1 मेगा ओम इजकल टू होता है बेटा 10⁻6 ओम के। ठीक है, और वहीं मैं बात करूँ माइक्रो ओम की, तो 10⁻6 ओम के होता है एक ओम। तो ये वो दो बातें बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाला है बेटा ये हमारी, है ना। चलो चलते हैं आगे थोड़ा सा। उसके बाद आता है बेटा परिवर्ती प्रतिरोध, इसे कह सकता हूँ वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है ज़रा देखेंगे इसके बारे में। किसी विद्युत परिपथ में धारा का मान घटाने या बढ़ाने अर्थात नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को ही क्या कहते हैं बेटा? हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, और यह अवयव नियंत्रक, धारा नियंत्रक भी कहलाता है, यानी कि जो धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि करंट को घटाने या बढ़ाने का काम जो करता है वो यानी परिवर्ती प्रतिरोध या वेरिएबल रेजिस्टेंस करता है। और इसका सिंबल बेटा कुछ इस तरीके से इंडिकेट होता है, आप जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है बेटा, तो या इस तरीके से बनना हो या कुछ इस तरीके से हो। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या करता है? करंट को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, है ना, या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं बेटा इसे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे क्या कहा जा सकता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, है ना, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे आप? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि विशिष्ट
प्रतिरोध। ठीक है बेटा, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो चालक का जो प्रतिरोध है वो 4 बातों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात है हमारी बेटा लंबाई, यानी कि लेंथ, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड होता है ना। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कह सकता हूँ जो आर है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। किसके? लेंथ के। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो इस बात में? इस बात में कह रहा है यदि मैं चालक की लंबाई यानी किसी कंडक्टर के तार की लंबाई बढ़ा दूं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा? ये मैं जो कंडक्टर है मतलब चालक तार है उसकी लंबाई अगर मैं बढ़ा दूं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। यानी कि जितना लंबा तार होगा, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर, है ना, उसकी लंबाई बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध में भी क्या होने लगती है बेटा? वृद्धि होने लगती है। यानी कि मेरी अगर लेंथ में बढ़ाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वो नंबर 2 क्षेत्रफल यानी कि एरिया। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि वो कहना चाह रहा है रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इस बात में ये वो बात कह रहा है ना, इस इक्वेशन नंबर में 2 मान लूँगा। ठीक है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ बेटा यदि मैं एरिया क्या कर दूं बेटा? बढ़ा दूं। एरिया क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यदि एरिया क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहता हूँ तो वहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा बेटा? आपका कम हो जाता है। यानी कि जहाँ एरिया कम होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, और जहाँ आपका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टेंस क्या लगेगा? कम लगेगा। वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर, है ना, क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर, ये वाली बात होने पर चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। ये बात उसने यहाँ बताई। ठीक है, यही कारण है कि मोटे जो तार होते हैं ना, जो हमारे मोटे तार होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है बेटा? कम होता है, और वह जो पतले तार होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो मैं लिख भी सकता हूँ ये बातें। जो आपके मोटे तार हैं, कैसे तार हैं बेटा? जो मोटे तार होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, और जो पतले तार हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है बेटा? अधिक होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी बता चुका हूँ मैं कि मोटे जो तार हैं उनमें क्या हो रहा है बेटा? एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है वहाँ पे? कम है, यानी कि प्रतिरोध क्या है वहाँ पे? कम है। और जो आपके जिसमें पतले तार है उनमें एरिया कम है, एरिया कम है, ये वाली बात, तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या है बेटा? ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, यानी कि ज़्यादा लगता है वहाँ प्रतिरोध। तो ये बात कहना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट है बेटा आपका प्रतिरोध की प्रकृति, है ना, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल। वो यानी कि जो मटेरियल होता है उसके नेचर पे भी डिपेंड होता है। ठीक है ना, यदि समान लंबाई में समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि समान लंबाई कह सकते हैं, समान लंबाई व समान लंबाई व करे से व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि लेंथ और एरिया क्या हो? सेम हो, तो लेंथ और एरिया क्या हो? सेम हो, तो तारों को भिन्न भिन्न पदार्थ द्वारा निर्मित किया जाता है। क्षेत्रफल के तारों को ना क्या किया जाता है? भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो दोनों चालक तारों का जो प्रतिरोध होगा वो भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। यानी कि 2 तार हैं, ठीक है, और दोनों तार का क्या होगा? 2 अलग अलग पदार्थ से निर्मित किए गए हैं, अलग अलग पदार्थ से, अलग अलग सब्सटेंस से बनाए गए हैं वो, तो जाहिर सी बात है बेटा उनका प्रतिरोध, उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा? डिफरेंट ही होगा। ठीक है, ये बात वो कह रहा है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना, मटेरियल कैसा है हमारा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा ताप यानी टेम्परेचर। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब मैं कहूँ यदि अगर किसी चालक प्रतिरोध तार का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो बेटा उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है ना। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध में भी क्या होती है? वृद्धि होती है, वो बढ़ जाता है। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में भी क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। ठीक है, तो
ये वो थी यानी कि जो रेजिस्टेंस था आपका, प्रतिरोध था, इन फैक्टर पे वो डिपेंड होता है। ठीक है, अब मैं वहीं बात करूँगा बेटा आपसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसे कहा जाता है बेटा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो बेटा विशिष्ट प्रतिरोध में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ऊपर मैं इक्वेशन लिखवा चुका हूँ, इसलिए वहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डाला था मैंने। और सेकंड बात उसे कह रहा है जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, इसे मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों साइड आर आर है, देखो तो आर लिख दिया मैंने। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे एल अपॉन ए, ठीक है, क्योंकि ऊपर एल है नीचे क्या है एरिया। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊँ तो आर इजकल टू इसके स्थान पर जाता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, इसके नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो एल इजकल टू क्या आ जाएगा आपका आर ए। ठीक है, और रो की वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या आ जाएगा आर ए अपॉन एल। ठीक है, ये रो क्या है बेटा आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है ना, या विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, जिसे बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कह सकते हैं इसे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना। और क्या है आपका? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस है। ए क्या है आपका? एरिया है, और एल क्या है? लेंथ होता है। ठीक है, इस साइन को बोलते हैं बेटा हम रहो भी, रोहो कह सकते हैं। ठीक है, रहो मत लिखो, रो है ना, आर ओ एच। ठीक है, और वहीं अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं, किसकी बात करूं? मात्रक की इंपॉर्टेंट है बेटा, मात्रक बहुत पूछा जाता है इसका। तो फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू ए अपॉन एल। अब बताओ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ किस में होती है? मीटर में। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि रो इजकल टू क्या आ जाएगा? ओम मीटर। क्या आ जाएगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ओम की, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता की यूनिट होती है क्या होती है? ओम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये पूछ ली जाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए, तो क्या बताओगे? ओम मीटर। ठीक है, अगर विशिष्ट प्रतिरोध को आप डिफाइन करना चाहते हो, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा जिस चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं? ये जो हमने निकाला रो इजकल टू आर इंटू ए अपॉन एल, यानी कि मैं रेजिस्टेंस को क्या रख दूँ? 1 रख दूँ, एरिया को 1 रख दूँ, लेंथ को क्या रख दूँ बेटा? 1 रख दूँ। ठीक है, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी आएगी वो क्या आती है? 1 आती है। क्लियर है? या यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट भी ले सकते हैं, या आर की वैल्यू 1 ना रख के क्या लिखें? आर ही लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? रो इजकल टू आर, यानी कि यूनिट क्या होगी इसकी? ओम मीटर। ओम मीटर।
ठीक है। तो आप जो बेसिकली बातें हैं वो ये याद रखना है आपको, रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है और उसे इसका मात्रक क्या होता है ना, यूनिट मात्रक एक ही है, इसका फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होता है, तो ये बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नोट में बातें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। फिक्स्ड टेम्परेचर पर यानी कि निश्चित ताप पर, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध केवल विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। उसकी लेंथ यानी कि लंबाई व क्षेत्रफल पर नहीं, ठीक है ना। अब आपको पता है जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पे, एरिया पर, पदार्थ के नेचर ऑफ मटेरियल पर, ठीक है, और क्या है, टेम्परेचर पर। बट जो आपके विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, लंबाई व क्षेत्रफल पर वो निर्भर नहीं करता है। तो ये बात बेटा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, जैसे कोई बेटा एक धातु है ना, यानी कि कोई एक मेटल है, एक धातु के अलग अलग लंबाई के, है ना, अलग अलग लेंथ के, जैसे एक वायर है अलग अलग लेंथ के हो गए, कि दो टुकड़े ले लिए मैंने, है ना, मतलब धातु के अलग अलग, तो इनकी जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधक का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों वायर के जो विशिष्ट प्रतिरोध है, रेजिस्टिविटी, है ना, उनका मान क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा, है ना। बट इनका जो प्रतिरोध है क्या है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है बेटा, भिन्न भिन्न हो जाता है, यानी कि अलग अलग हो जाता है, ठीक है, भिन्न भिन्न हो जाता है। भाई दो समान लंबाई, यानी कि एक धातु के ना अलग अलग लंबाई के दो टुकड़े ले लिए हमने, अलग अलग लंबाई के ले लिए, अलग अलग लेंथ के लिए दो टुकड़े ले लिए मैंने मेटल के, ठीक है। तो उनकी जो रजिस्टिविटी है, यानी कि कैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध जो है, ठीक है, रजिस्टिविटी भी कह देते हैं बेटा उसे। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो क्या होगा बेटा, समान रहेगा, उसका जो मान होगा वो क्या होगा, सेम आएगा दोनों तारों का, ठीक है। बट इनका जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो प्रतिरोध है, उनके मान क्या होंगे बेटा, आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, है ना, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन, है ना, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, है ना, रजिस्टर कॉम्बिनेशन दो उसमें किया जाता है बेटा, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, एक समांतर क्रम संयोजन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की, है ना, जैसे कहेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो R1 R2 R3 तीन रजिस्टर, है ना, 3 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन लिया है। आपसे 2 की भी बात कर सकता है वो, पर मोस्टली ज़्यादा 3 के बारे में ही बात करता है। तो इम्पोर्टेंट है बेटा इनका फॉर्मूला, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाला है आप लोगों की। कैसे हेल्प करेगा वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, पर फिलहाल इस पर कंसंट्रेशन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये एक बैटरी है, ठीक है, ध्यान देना, एक पहला बड़ा दूसरा छोटा, यानी कि ये प्लस पॉइंट होता है और ये वाला होता है माइनस वाला। ये एक सेल है, क्या है ये, एक सेल, ठीक है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, यानी 3 सेल, यानी कि सेलों को मिलाने पे क्या बनती है, आपकी बैटरी बनती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बैटरी लिखा है, ये कुंजी है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना, ए बी सी डी, ठीक है। और इन ए से बी तक का जो विभवांतर V1 है, बी से सी तक का V2 और सी से डी तक का विभवांतर क्या है आपका V3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, लिख ही देता हूँ बेटा, ये जब भी बात बनेगी इसमें, ठीक है, पहले मैं नोट कर, तो बेटा मैंने लैंग्वेज लिख दी है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये वाला होगा,
अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, अगला वाला प्रतिरोध यही होगा, इसका पहला सिरा यही वाला होगा, से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें क्या है बेटा, एक ही समान धारा प्रवाहित हो रही है सारे में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात पता लग गया आपको, श्रेणी क्रम क्या होता है। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि पहले वाले का लास्ट सिरा, दूसरे वाले का पहला सिरा, इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आपका। ठीक है, तो प्रतिरोधों में धारा एक समान प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए कहेंगे बेटा, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 ये वह है ना, R3 प्रपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रम से क्या मान लें, V1, V2, V3 तथा प्रतिरोध में धारा प्रवाह I है ना प्रवाहित हो रही है। तो लिखेंगे बेटा ओम के नियम से। क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। तो मैं इसके फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे आता है वो बता देता हूँ। तो ओम का नियम क्या पढ़ा आपने, R=V/I। ठीक है, तो यहाँ से इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, V क्या आ जाएगा बेटा आपका IR। ठीक है, तो इसे मैं V1 मान लेता हूँ, IR1 क्योंकि धारा तो सब में एक समान बह रही है। V2 क्या हो जाएगा बेटा आपका IR2 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड ऐसे ही से कर लेंगे बेटा, V3=IR3 है ना। तो कुल विभवांतर कितना हो गया बेटा आपका, यानी कि V=V1 + V2 + V3। तो V1 कितना है बेटा आपका, यानी कि V कितना है आपका, V लिख सकता हूँ मैं, देखो V क्या है IR, तो मैंने यहाँ पे IR रख दिया। V1 कितना IR1, V2 IR2 और V3 IR3। तो तीनों में क्या कॉमन मिल रहा, I मिल रहा है आपका, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा IR I, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा R1 + R2 + R3। तो इस वाले I से ये वाला I कैंसिल हो जाएगा, तो R क्या जाएगा बेटा आपका R1 R2 + R3। तो ये बेटा फॉर्मूला आपको आ चुका है श्रेणी क्रम संयोजन का। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो अब आप एक बात याद रखेंगे, जो प्रतिरोधों का संयोजन है श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे, श्रेणी क्रम में संयोजन का जो सूत्र होता है वो है ना, फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R=R1 + R2 + R3। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस के लिए, अगर 2 रेजिस्टेंस के लिए होता तो मैं कहता R=R1 + R2 + R3। 4 रजिस्टर के लिए कहता मैं, 4 रजिस्टर होते तो मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता R4। तो इस बात का ध्यान रखना, इसलिए मैंने तीन का बताया बेटा आपको। ठीक है, तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, इसी प्रकार तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उनके योग के क्या होता है बेटा, वो बराबर होता है। ठीक है, तो बेटा नंबर 2 पे आता है समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन, जिसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, बट आपको समझा रहा हूँ, है ना। चाहे तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट भी कर सकते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाएगा बेटा, सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। यानी कि इनके सारे सिरे एक बिंदु से यानी कि ए पर जुड़े हुए हैं, दूसरा बिंदु बी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधक सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है बेटा, समान होता है। ठीक है, ये I1 करंट इसमें जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, इनका रेजिस्टेंस R1 R2 और R3, बैटरी कनेक्ट है और इसमें कुंजी स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो माना 3 प्रतिरोध R1 में R2 R3 को परिपथ के अनुसार समांतर क्रम में संयोजित किया गया है ना, जिनमें प्रवाहित धारा I1 I2 व I3 है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या है बेटा आपकी, बिंदु B पर मिलकर धारा I बनाती है। ठीक है, और यहाँ से सारी I मिलके यहाँ से धारा बन जाएगी आपकी I। ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस धारा इसकी धारा मिलके यहाँ पे टोटल करंट क्या जाता है आपका I आ जाता है। ठीक है, तो बिंदु A पर धारा 3 भागों में विभाजित हो जाती है ना। बिंदु A पर देखो यहाँ पे I1 I2 I3 3 भागों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इसे भी लिखेंगे बेटा ज़रा थोड़ा सा इसमें भी ओम के नियम से। ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। ओम का नियम पढ़ा R=V/I। आपके क्या किया है उसने आपके हम करंट ले लेंगे, यानी कि I क्या हो जाएगा V/R। तो मैं कहूँ I1 क्या हो जाएगा V/R1, क्योंकि क्या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। I2 क्या हो जाएगा V/R2 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, थर्ड क्या करेंगे हम, I3 क्या हो जाएगा V/R3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी थर्ड। तो टोटल करंट कितना हो गया बेटा आपका I1 + I2 + I3। ठीक है, तो I1 क्या है बेटा V/R, V/R1,
वी अपॉन आर टू, वी अपॉन आर थ्री। ठीक है, चलो यहीं देख लो। तो वी अपॉन आर इजकल टू, ऊपर से क्या कॉमन मिला है वी, तो वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री। वी से वी कट जाएगा बेटा, तो ऊपर हो गया आर, आर वन, आर टू, आर थ्री। तो पैरेलल में है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका फॉर्मूला क्या आ रहा है, वन अपॉन आर इजकल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ठीक है बेटा, तो हमने समांतर यानी कि ये समांतर क्रम में आ गया, और श्रेणी क्रम में क्या पढ़ा था, अभी पीछे पढ़ के आए ऊपर, आर वन, आर टू और आर थ्री। तो ये बात आपको माइंड में सेट करनी है ना, सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है और समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं इसके अब आगे आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ, किस तरीके से वो आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं बेटा आगे, है ना। मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने डिस्प्ले पे है। एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा 2.5 एम्पियर है। कह सकता हूँ आई इक्वल टू कितना है बेटा, 2.5 एम्पियर। तो ये न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले ना बेटा, जो न्यूमेरिकल्स के अंदर दिया गया है वैल्यू, उसे हम यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आई इक्वल टू 2.5 एम्पियर देते हैं। तारों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर का मतलब वी तुमसे ज्ञात करवा रहा है, जबकि तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम, यानी कि आर कितना दे दिया उसने, 4 ओम। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आर इक्वल टू आपने वी अपॉन आई पढ़ा है। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, वी इक्वल टू कितना आएगा बेटा, आई आर। अब आई की वैल्यू कितनी है आपकी, 2.5, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 4, कितना होगा 25 चौका 100, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपका 10 वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो उसे उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, है ना, जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि हम पहले इसे सोल्व कर लेंगे बेटा, यहाँ तक विभवांतर 60 वोल्ट है, यहाँ तक सोल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है, उसने यहाँ से कहा हमसे वी इक्वल टू कितना दे दिया उसने, 60 वोल्ट, और आई कितना दे दिया उसने बेटा आपको, 4 एम्पियर। ठीक है, तो क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से, रेजिस्टेंस निकाल दो। तो आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। वी कितना है आपका 60, आई कितना है आपका 4, कितना आ गया बेटा 15। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। क्या होती है, ओम। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी कि आई अब सेकंड केस यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, यानी कि आई तुमसे पूछ रहा है कितनी लेगा, है ना, जब विभवांतर यानी कि वी को कितना कर दिया जाए, 120 वोल्ट। आर आपको अभी आया था, कितना आया था 15। तो लगा दो बेटा, आर इजकल टू वी अपॉन आई, तो आई इधर ले जाओ, आई इजकल टू फॉर्मूला बना वी अपॉन आर। वी कितना है आपका 120, आर कितना है आपका 15। ठीक है, 15 8 जा कितना होता है 120, यानी कि 8 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 8 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, तो पहले हाफ हाफ सोल्व कर लेंगे। पहले इतना सोल्व किया आपने, उसके बाद इसे इस तरह सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 की तरफ। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यानी कि आर कितना दे दिया उसने बेटा 1200 ओम। ठीक है, बल्ब 220 वोल्ट, यानी कि वी कितना दे दिया उसने 220 वोल्ट। तो विद्युत धारा क्या लेगा, यानी कि तुमसे आई पूछ रहा है वो, तो लगा दो फॉर्मूला जस्ट अभी ऊपर पढ़ के, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला। तो वी कितना है आपका 220, और आर कितना है बेटा आपका 1200। तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो डिवाइड हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इसे टोटल डिवाइड करेंगे तो आप ये आ जाएगा बेटा आपका 0.18 एम्पियर। इसे कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक तार को जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है, यानी कि आर कितना है बेटा आपका 2 ओम, 4 वोल्ट है, वी कितना दे दिया उसने 4 वोल्ट से जोड़ दे। तार में प्रवाहित धारा पूछ रहा है, आई पूछ रहा है आपसे, जस्ट ऊपर करके आए आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है आपका 4, आर कितना है 2, कितना आ गया आपका 2 एम्पियर। इजी है बेटा, सिंपल है। 5, 3 चालक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है। 3 चालक R1,
R2 R3, इनका वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 4 ओम है। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, किस में जोड़े जाएंगे, समांतर क्रम में। अब याद करो समांतर क्रम में फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया बेटा, 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लिखवाया था ना समांतर क्रम में। तो 1/r इजकल टू कितना है, R1 की वैल्यू कितनी है, सारों की 4 है, 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो 1/r इजकल टू कितना आएगा, तीनों का एलसीएम कितना जाएगा 4, 1 प्लस वन, जब डेनोमीटर सेम हो, ये वाले सेम हो तो ऊपर वाले ऐसे लिख देते हैं, यानी कि 3/4। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4/3 ओम, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं कुछ डायग्राम वाले न्यूमेरिकल्स बेटा आप लोगों के सामने करवा रहा हूँ, है ना, तो उन्हें ध्यान रखना थोड़ा सा कैसे सॉल्व होते हैं वो। पहले नॉर्मली वाली करा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा हार्ड में लेके जाता हूँ। चलो क्वेश्चन, बट पहले डायग्राम वाले करा देता हूँ कुछ, है ना, अब तो इजीली ही कर सकते हो आप लोग। ए पॉइंट बी पॉइंट, 1 ओम 1 ओम, ठीक है, और यहाँ भी 1 ओम दिखा दें, चलो ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 ओम, ठीक है। तो इसमें आपको समतुल्य प्रतिरोध बताना है, टोटल प्रतिरोध बताना है ए और बी का, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये डायग्राम दे दिया, इसका टोटल रेजिस्टेंस यानी टोटल प्रतिरोध आपको बताना है। अब बेटा इन क्वेश्चनों में बस आपको ये पहचान होनी चाहिए कि सीरीज कौन सा है, यानी कि श्रेणी क्रम कौन सा है और समांतर क्रम कौन सा है, यानी कि श्रेणी और समांतर। तो श्रेणी याद रखना बेटा आप साइड टू साइड, साइड टू, और समांतर याद रखना आप फेस टू फेस, फेस टू फेस। जैसे आप क्लास के अंदर बैठते हो अपनी, है ना, एक डेस्क पे बेटा 4 बच्चे बैठते हैं, तो चारों आप जो बैठे हुए हो किस किस क्रम में बैठे हुए हो, आप बैठे हुए हो बेटा श्रेणी क्रम में, ठीक है। अगर आपकी सीट के सामने 4 बच्चे और बैठे हैं जिनका फेस आपकी तरफ है ना, तो वो हो जाता है फेस टू फेस। आप टीचर से कन्वर्सेशन करते हो तो सामने वाला जो टीचर्स है वो क्या है आपका पैरेलल पोजीशन पे है ना, उसे आप समांतर क्रम कह सकते हो क्योंकि वो क्या है आपका फेस टू फेस है, ठीक है। और जो आपके साइड में खड़े हैं वो साइड टू साइड। तो आप बताओ ये दोनों बंदे कैसे हैं, फेस टू फेस है या साइड टू साइड है, आमने सामने। सोचो ये टीचर है या आप हो, तो क्या करो आमने सामने हो, है ना, फेस टू फेस हो, तो मैं इसे कह सकता हूँ ये समांतर क्रम है। तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं 1/r इजकल टू 1/r प्लस 1/r2, क्योंकि 2 रजिस्टर है, इसे R1 मान लो उसे R2 मान लो भी, है ना। 1/r इजकल टू 1/1 प्लस 1/1, तो कितना आ गया बेटा इसका 1/r इजकल टू कितना हो गया 2, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई R इजकल टू क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, यानी कि 0.5 ओम क्या आ जाएगा ओम। अब ये कुछ डायग्राम कुछ ऐसा हो गया बेटा, ये कितना है आपका 0.5 ओम आ गया, और इसके आगे क्या लिख रहा है, ये 0.5 ओम लिख रहा है, यानी कि ये बी और ये पॉइंट ए, यानी कि इस सारे की वैल्यू क्या है आपकी 0.5। तो अब ये किस में होगा, देखो साइड टू साइड हो गया नहीं हो गया, यानी कि ये आप बैठे हो ये आपका दोस्त बैठा है। तो R इजकल टू क्या लिख सकता हूँ मैं R1 प्लस R2, तो R1 कितना है आपका 0.5 ओम, और प्लस ये कितना है 0.5 ओम। ओम लिखने की नीड नहीं है, मैं बता दिया मैंने आपको, कितना आ जाएगा 1 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस या टोटल प्रतिरोध क्या होगा बेटा आपका 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलो और देखते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैं पहले डायग्राम बना दूं। ये आपका 10 ओम, ये आपका 20 ओम, और ये क्या है आपका बेटा 15 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन है दी गए परिपथ में आपको विद्युत धारा बतानी है, क्या बतानी है, विद्युत धारा बतानी है, ठीक है, तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना भी करनी है आपको, ठीक है ना। 10 ओम 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करो,
तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे विद्युत धारा। सबसे विद्युत धारा निकालने से पहले मुझे ये निकालना होगा, बताओ साइड टू साइड श्रेणी या समांतर क्रम, तो कैसा क्रम हुआ है, श्रेणी क्रम, तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा आपका, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 10 प्लस 20 कितना आ गया 30 ओम, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। ठीक है, V कितना दे रखा है आपका, देखो V कितना दे रखा है 15 वोल्ट, तो लगा तो फॉर्मूला धारा का, I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, V कितना है आपका 15, R कितना है आपका 30, कितना आ गया इसका भी 0.5 आएगा एम्पियर। ठीक है, अब मैं अगर बात इस वाले यहाँ से क्वेश्चन करूँ, 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए, तो अब सोचो R कितना है आपका 10 ओम है। ठीक है, विभवांतर आपको निकालना है, I कितना है बेटा आपका 0.5 एम्पियर, तो लगा दो फॉर्मूला, V इक्वल टू क्या होता है IR, I कितना है 0.5, R कितना है आपका 10, पॉइंट हटाओगे 0, 10 से 10 कट जाएगा, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 वोल्ट ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो दो बातें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है कि दिए गए परिपथ में दिए गए विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तो आपने निकाल दी, तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन था, ये इसका डायग्राम था और ये इसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। तो पहले मैंने विद्युत धारा निकाल दी, उसके बाद क्या निकाल दिया आपका विभवांतर निकाल दिया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना, तो डायग्राम वाले अच्छे से आप लोगों को आने चाहिए क्वेश्चन। तो ये आपका 4 ओम है, ये आपका 2 ओम है और ये फिर 4 ओम है। ठीक है, तो ये बीच के भी यानी कि ए पॉइंट ये बीच टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको। अब बताओ ये ऊपर वाले किस में है बेटा, एक डेस्क बटे हैं साइड टू साइड, तो श्रेणी में हो गए R1 प्लस R2 कितना हो गया 2 प्लस 4, और इक्वल टू कितना होगा बेटा 6 ओम। अब ये कुछ डायग्राम आपका कुछ ऐसे हो गया, देखो ऐसे था ना, अब ये दोनों मिल चुके हैं, यानी कि इसका आंसर कितना है 6 ओम आया और ये 4 ओम आ गया। ध्यान दो, इन दोनों को मिला के एक ही रेजिस्टेंस बना देना मैंने 6 ओम, और ये 4 ओम आ गया। अब बताओ ये आमने सामने है, फेस टू फेस है, तो लगा दो R समांतर वाला R1 प्लस R2, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 1/R इजकल टू 1/6 प्लस 1/4। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। 1/R इजकल टू एलसीएम कितना आ गया बेटा आपका 12, तो 6 2 = 12 और 4 3 = 12, 1/R इजकल टू कितना होगा 5/12। अब R इजकल टू निकाल दोगे तो 12/5 कर दोगे ना, उल्टा कर दोगे, 5 2 = 10 और 5 4 = 20, तो R इजकल टू कितना आ गया बेटा आपका 2.4 ओम। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक डायग्राम मैं बना देता हूँ आप लोगों के सामने। ये कोई रेजिस्टेंस है, ये आपका 2 ओम, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, ये आपका 1 ओम और ये आपका है 1 ओम। टोटल रेजिस्टेंस बताओगे। अब बताओ ज़रा, ये जो वायर है इस वायर को पकड़ के खींचो, तो ये वायर कुछ इस तरीके से फॉर्म में हो जाएगी, यानी कि ये 1 ओम, ये 1 ओम और नीचे वाला ये 2 ओम ऐसी कनेक्ट रहेगा। तो ये किस में हो जाएगा आपका सीरीज में, श्रेणी में। R इजकल टू R1 प्लस R2, तो 1 + 1 इजकल टू कितना आएगा 2 ओम, यानी कि ये वायर अब एक बन चुके पूरा, इसका जिसका रेजिस्टेंस 2 आ गया। ठीक है, अपोन में भी 2 है, तो ये फेस टू फेस हो जाएगा आपके। फेस टू फेस होने के बाद फॉर्मूला क्या लगा दोगे 1/R इजकल टू 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो एलसीएम 2 आएगा, हाफ और हाफ कितना हो जाता है, यानी कि 1/R इजकल टू हाफ और हाफ कितना हो 1, तो R इजकल टू क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 ही आ जाएगा आप लोगों का 1 ओम। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहे होंगे बेटा क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं।
1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ए पॉइंट बी पॉइंट कैसे हुए? श्रेणी, ये भी श्रेणी। तो पहले श्रेणी निकालो आप, ऊपर वाले का श्रेणी निकालो R1 प्लस R2, ये वाला सोल्व कर रहा हूँ मैं ना। 1 + 1 इजकल टू कितना होगा 2 ओम। अब नीचे वाले का निकालो, R इजकल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, 1 + 1 कितना होगा 2 ओम। तो ये भी 2 ओम आया आपका, ये भी 2 ओम आया। यानी कि ऊपर वाला डायग्राम कैसा हो चुका है, ये 2 ओम हो चुका है, नीचे वाले 2 ओम हो चुका है। अब पैरेलल आ चुका है आमने सामने, तो लगा दो R इजकल टू 1/2 + 1/2। वही कहानी आई सेम वाली ऊपर वाली है ना, यानी कि R इजकल टू क्या आ जाएगा आपका 1 ओम ही आ जाएगा। हाफ और हाफ कितना होता है 1। ठीक है बेटा, आई थिंक समझ में आ रहे होंगे बेटा आप लोगों के। ठीक है, नहीं आते तो बेटा आप मुझे बता दे ज़रूर देना। ठीक है ना, मैं और कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझा सकूँ। अगला क्वेश्चन 9 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम। ठीक है, निकाल दो श्रेणी क्रम। R इजकल टू क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3, 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 ओम। यानी कि डायग्राम कुछ ऐसे हो गया आपका, ऊपर वाला 9 ओम हो गया और इन तीनों को मिला के क्या आया बेटा आपका 9 ओम ही आया। पैरेलल हो गया, समांतर हो गया, समांतर में लगा दो 1/9 + 1/9, एलसीएम कितना आएगा 9, यानी कि 2/9। और R इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 9/2, जिसे डिवाइड करके 4.5 ओम लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। 4 ओम 8 ओम 12 ओम व 24 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियों को कैसे संयुक्त करें कि संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो बेटा आपको पता है श्रेणी क्रम होता है, एक हमारा समांतर क्रम होता है। तो जो समांतर क्रम होता है उसमें डिवाइड किया जाता है, यानी कि वो संख्या को कम करता है। तो न्यूनतम के लिए बेटा हम लोग लगाते हैं समांतर, क्या लगाते हैं समांतर। और अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे जोड़ना, यानी कि ये कौन सा क्रम हो जाता है आपका श्रेणी क्रम। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखना, अधिकतम की बात कर रहा तो सीधा लगा देंगे हम R इजकल टू R1 + R2 + R3 + R4। ठीक है, क्योंकि 4 रजिस्टर हमारे 4 + 8 + 12 + 24, तो टोटल को ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका 40 ओम। तो ये आपका आया अधिकतम, क्या आया बेटा ये आपका अधिकतम। ठीक है, और वहीं मैं उसकी बात करूं, अगर इसका डायग्राम बनाना चाहो ना तो 4 रजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है वर्क। तो 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम। ठीक है, अगर मैं बात करूं समांतर की, किसकी न्यूनतम की, यानी कि समांतर न्यूनतम, तो क्या हो जाएगा 1/R इजकल टू 1/R1 R2, यानी कि 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24, है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24 ही आ जाएगा। 4 6 जा 8 3 जा 12 2 जा और 1 जा, 6 3 9 और 2 11 1 12/24, यानी कि 1/R। तो 1/R इजकल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई R इजकल टू कितना आ जाएगा 2 ओम। तो ये आपका आ गया बेटा न्यूनतम। तो ध्यान रखना, जब भी न्यूनतम की बात करेगा वहाँ समांतर वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अधिकतम की बात करेगा वहाँ श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ना। तो एक केस और बचा है जो आपसे पूछ लिया जाता है, और वो केस क्या है वो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। ठीक है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें, बोल भी रहा हूँ ना, राइटिंग में मत जाना बेटा। किस प्रकार जोड़ें कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन बेटा वो बहुत पूछता है ना। तो ध्यान रखना, आप पहले वो क्या करता था डायग्राम बनाता था, आपसे तुल्य प्रतिरोध निकलता था, टोटल रेजिस्टेंस निकलवाता था। अब क्या उसने टोटल रेजिस्टेंस आपको दे दिया, रेजिस्टेंस भी दे दी कितने कितने
रजिस्टर भी दे दिए। अब आपसे वो डायग्राम की हेल्प से टोटल रेजिस्टेंस निकलवाएगा। आंसर आपके हाथ में है, बट आपको अरेंज करना है कि किस फॉर्म में हमें ये फॉर्मूला पुटअप करना है। तो सोचो R1 R2 R3, ठीक है, ये तीनों की वैल्यू 3 प्रतिरोध है ना, और जिनका मान कितना है 2 ओम। तो R1 या R2 या R3 तीनों की वैल्यू क्या है 2 ओम है। और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है यानी कि R है वो कितना आना चाहिए बेटा आपका 3 ओम आना चाहिए। ये आपका आंसर है। आंसर भी दे दिया आपको, ठीक है, बट आप डायग्राम की हेल्प से इसे करेंगे। तो मैं डायग्राम, आपको 2 बातें याद रखनी है बेटा डायग्राम बनाने के लिए। क्या याद रखनी है? या तो 2 सीरीज एक पैरेलल कर लो, यानी कि 2 श्रेणी एक समांतर कर लो। तो 2 सीरीज एक पैरेलल या 2 पैरेलल एक सीरीज कर लो, है ना। इसी में बेटा आपका आंसर छिपा है। इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल्स देना तो आप आँख मीच के लगा देना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लगा लेता हूँ ये वाला फॉर्मूला सेकेंड वाला, 2 पैरेलल एक सीरीज। तो 2 एक सीरीज लगा लेता हूँ, यहाँ पर 2 ओम लिख लेता हूँ पहला। ये कितना हो जाएगा आपका 2 ओम, और ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका 2 ओम। ए पॉइंट बी पॉइंट। तो 2 पैरेलल हो गए, 2 पैरेलल हो गए, और एक क्या हो गया आपका सीरीज। अब सोल्व करेंगे इसे, जैसे R इजकल टू 1/R, पैरेलल निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, हाफ ऑफ एक हो जाएगा बेटा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओम, ठीक। तो अब ये डायग्राम कैसे होगा, ये डायग्राम कुछ ऐसे हो गया बेटा आपका। ये कितना है 1 ओम, और ये कितना है आपका 2 ओम। ये ए पॉइंट है आपका, ये सारे को मिल गए बेटा क्या हो गया आपका 1। तो अब लगा दो R इजकल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 1 इजकल टू कितना होगा बेटा 3 ओम। तो आपका आंसर आ चुका है 3 ओम। तो ये वाला फंडा आप लोग लगा देना बेटा। इस तरीके कुछ भी है ना, कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप सोल्व कर पाओगे बेटा इससे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही है ना। मैं मोस्टली हर टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं बेटा यहाँ करा चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।